10 एकड़ में जो है टोटल कितना अनार निकलता है? 10 एकड़ में करीबन 120-130 टन तक जाता है टोटल। हम हर साल टेस्ट करते हैं और हमारा माल रेसिड्यू फ्री होता है। हाँ, रेसिड्यू फ्री होता है ये। रेसिड्यू फ्री होता है। आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे अच्छा चलने वाला वैरायटी है भगवा। तो अभी यहाँ पे ये भगवा वैरायटी है। और 1 एकड़ में कितने प्लांट्स बैठते हैं? 308 प्लांट बैठते हैं 14/8 में, 14/10 में। इसके ऊपर ये क्यों अभी ढक दिया है? इसको अगर कलर वेरिएशन हुआ तो पैसा कम मिलता है। ये ढकने की वजह से एक सरीखा कलर आता है। प्लांटेशन करने के बाद कौन से साल में इसका फल लेना चाहिए हमें? एटलीस्ट 2 साल रुकना चाहिए। अभी क्या साइज है लगभग इसकी? अभी 250 ग्राम तक है। और ये हार्वेस्टिंग पे आता है तो कितना हो जाता है? 300, 350, 400 ग्राम का फल एवरेज निकलेगा। तो एट ए टाइम हार्वेस्ट होता है धीरे धीरे? 2 राउंड होता है जनरली। हर ब्रांच में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है यहाँ पे। सबसे मेन थिंग है इसको अपने लिमिट में वाटरिंग रखने का है ताकि वो पौधा स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग यानी कि जो स्टंप है वो स्टंप ताकत होनी चाहिए। इसको जो ड्रिप सिस्टम इसके लिए किया है, इसको 3 लैटरल है। अच्छा। 3 सबमेन है, 3 वॉल अलग अलग है। एक बार में एक ही को पानी देते हैं। हेवी वाटरिंग गलत बात है। अच्छा। जितना स्लो वाटर दे सकते हैं, कम वाटर में अच्छा माल आता है। फीट इधर और 3 फीट उधर। हाँ। और एक ऊपर से, तो इसका फायदा क्या होता है एक्चुअली? इरिगेशन एक जगह कंटिन्यू रहेगा। हाँ। तो नमी रहेगी, बराबर नमी रहेगी तो न्यूमेटोड बढ़ेगा। सबसे ज्यादा मेन खतरनाक जो अनार में बात है वो न्यूमेटोड का है जमीन के अंदर। मैंने देखा है कि बहुत सारे किसानों ने जो है कुल्हाड़ी से जो है पूरा का पूरा खेत से जो है अनार निकाल दिया। उसकी वजह थी तेलिया या निमेटोड या बहुत सारे आपने डिजीज बताए। तो उसके लिए किसानों को क्या प्रिवेंटिव काम करना चाहिए या? यस, ऑफ कोर्स। ये जो भी काम करना है हमको प्रिवेंटिव ही करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका क्रॉप का क्वालिटी है। क्वालिटी अगर अच्छा ही तो अपने आप 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं। 2013 से आज दिन तक कोई भी फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। 0 बैक्टीरियल ब्लाइट। मतलब इनफैक्ट जो फार्मर आते हैं विजिट को, उनको बोलते हैं एक फल झाड़ के ऊपर दिखाओ और 1000 रुपया लो। तो उसको 1000 के चक्कर में हर पौधा ठीक से देखेगा, आके रिपोर्ट करेगा, हमको बैठे बैठे उसका काम हो जाएगा। रिजल्ट मिल जाएगा आपको बैठे बैठे ढूंढेगा तो हम खुद कितना घूमेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। 30 साल पहले मैंने क्या काम किया, कौन से प्लॉट में काम किया, कौन से प्लॉट में पानी दिया, कौन से प्लॉट में क्या हुआ, ये सब चीज का रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। फल वाला कटिंग लेते हैं तो साल में कितने बार इसको फल ले सकते हैं? फल साल में एक ही बार। एक ही बार, क्योंकि टोटल 7 महीने का ड्यूरेशन है इसको पकने का। जो 7 महीना लगता है इसको बनने में। किसानों को कौन से महीने से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से महीने में हार्वेस्टिंग आना चाहिए? इसको 3 बाहर साल में अलग अलग टाइम में लेते हैं लोग। समझ लीजिए कि 10 टन माल मिला, 125 रुपए किलो गया तो 12.5 लाख रुपए का माल हो गया। सर आपको क्या लगता है कि अनार की खेती का भविष्य क्या है? कोई बुरा तो है ही नहीं, अच्छा ही है। एक लाइन में आपने बहुत सही जवाब दिया। 10 एकड़ का अनार का फार्म दोस्तों, जी हाँ 10 एकड़ अनार का फार्म, उसके साथ साथ अमरूद का फार्म है, अंगूर का फार्म है। यहाँ पे 100 एकड़ की खेती होती है। उसके साथ साथ बायोटेक एक कंपनी भी है। तो आज के वीडियो में स्पेशल आपको हम अनार की खेती के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे अनार अभी 1-1.5 महीने के आसपास हार्वेस्टिंग होने वाला है। आज हम पाटेटान पुणे डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। आज हम एक ऐसे गेस्ट से मिलने वाले हैं जिनका ये फार्म है, बहुत ही कमाल का फार्म है। अनार के बारे में आज हम आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़िएगा मत। और जो भी चैनल पे नए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है। हम इतनी सारी जानकारी पूरे देश भर से आपके लिए लेके आते हैं। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। अनार, अंगूर, अमरूद, इस फार्म पे और भी बहुत कुछ है। 100 एकड़ का फार्म है और 365 दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है। सैकड़ों लोग यहाँ पे काम करते हैं, रोज अलग अलग काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं खेती मौसम के ऊपर कितना निर्भर करती है। लेकिन मौसम की वजह से यहाँ पे एक भी काम में गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 14 दिन का पूरा प्लान एडवांस में किया रहता है। क्या ये संभव है क्या? जी हाँ संभव है, केवल वेदर एंड रडार की वजह से। सबसे पहले तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फिर इसका कमाल देखिए। आप आपके लोकेशन के अनुसार वातावरण इसमें देख सकते हैं, आपके भाषा में आसानी से। आने वाले 14 दिन का वातावरण आप देख सकते हैं। इससे खेती का जो भी आपका प्लान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और खेती में जो हार्वेस्टिंग है या स्प्रे करना है या खेती के A to Z काम है, वो आप वातावरण को देख के करिए, ताकि आपका पैसा, टाइम, मेहनत बचेगा। और सबसे खास बात
वेदर रडार पे क्लिक करने के बाद आप भारत के मैप पे यहाँ पे बादल कहाँ पे है, बारिश, हवा, टेम्परेचर, बिजली कहाँ पे कड़क रही है, ये बहुत ही मस्त तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। और मानसून के बाद कुछ आने वाले महीने होते हैं, वहां पे हमें इंपॉर्टेंट होता है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे यहाँ पे हवा की क्वालिटी खराब है या अच्छी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, वेदर एंड रडार ऐप बिल्कुल फ्री है। अब आप भी आपका प्लान एडवांस कीजिए और बेहतर खेती कीजिए। तो हमारे साथ यहाँ पे आज प्रकाश मोहनलाल बाफना सर जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर का जो है अनुभव वो बहुत है खेती में, लंबे समय से खेती करते आ रहे, ऐसे जगह पे खेती कर रहे जहाँ पे मिट्टी का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, क्लाइमेट का प्रॉब्लम तो हर साल होता ही है, लेकिन उसमें भी इतने अच्छे तरीके से अनार की खेती लाई है। तो अनार के बारे में स्पेसिफिक हम बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों का आज की इस वीडियो में आपको अनुभव मिलने वाला है। तो सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए, आपने अनार की खेती कब स्टार्ट की थी? ऐसे तो हमारे पास अनार पहले 1991 से था। उसके बाद हमने अंगूर का एक्सपोर्ट का प्लानिंग किया, जिसमें हमको खुद का अंगूर का बड़ा प्लॉट की जरूरत थी। तो हमने वो अनार की वैरायटी जो गणेश और अरक था, जो मार्केट से थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो उसको निकाल के सब अंगूर में ज़्यादा कन्वर्ट हुए थे। लेकिन इसमें अनार में जो समस्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट और डायबैक, ये दो चीज़ों का रिसर्च पर्पस के लिए हमारा यूनिट जय बायोटेक है, उसमें उनको अनार की जरूरत थी। बाहर उन्होंने 1 साल कोशिश की, लेकिन उनके मन से काम नहीं हो रहा था। तो हमने प्लान किया कि 4 एकड़ अनार लगाए, ताकि हम उसका रिसर्च करने में हमको आसानी हो। तो सबसे पहले हमने भगवा का प्लॉट जो वापस सेकंड फेज में जो लगाया, भगवा ये वैरायटी का खास बोलने जैसा ऐसा है कि जब शुरू में भगवा आइडेंटिफाई हुआ फार्मर के यहाँ, भगवा वैरायटी की फार्मर के यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी, उसमें सबसे पहले प्लॉट में मेरा भी प्लॉट था। अच्छा। ये अरक्ता में मिक्स आया हुआ था इसमें। कौन से सन में? ये 93-94। ओह बाप रे। 93-94 में हमने अरक्ता लगाई थी। उसमें 1300 पौधे मेरे पास भगवा के थे। हमको शुरू के 2 साल में तो ध्यान में नहीं आया कि भगवा क्या चीज है, लेकिन अरक्ता हार्वेस्टिंग लेट हो गई, तब भगवा का कलर ध्यान में आया कि ये अलग चीज है, और उसके ऊपर हमने फोकस किया। संगमनेर एरिया में पहले एक फार्मर ने जिसने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ साथ उसी साल मेरे पास भी था, लेकिन हमने हमारे तक ही सीमित रखा था। हमने कोई ऐसा उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करने का कोशिश नहीं किया था। लेकिन बाद में ये अभी आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे अच्छा चलने वाला वैरायटी है भगवा। तो अभी यहाँ पे ये भगवा वैरायटी है। यस। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस पेड़ पे अभी कितने फल होंगे या कितना यील्ड आएगा? अभी एक्चुअली ये प्लॉट है, लास्ट ईयर पर प्लांट 47.6 kg एवरेज पड़ी थी। 47 किलो आया 600 ग्राम 47 किलो 600 ग्राम एवरेज बढ़ी हुई है। मतलब अपने हर प्लांट का हिसाब है आपके पास? हमारे पास हर चीज का हिसाब है, प्लांट का ही नहीं, डे टू डे कौन सा स्प्रेइंग कर रहे हैं, क्या मैनुअल वर्क किया है, क्या नहीं किया है। सबसे पहले खेती में रिकॉर्ड कीपिंग इज बहुत इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड कीपिंग में फार्मर आगे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी भी हिसाब खाली अपने पैसे के माध्यम से नहीं, हमने डेवलपमेंट क्या की, या 1 साल माल कम आया, 1 साल ज्यादा आया, तो उसके रीजनिंग खोजना जरूरी होता है। अच्छा, ये किस वजह से हुआ। और इसमें हम लोगों ने हमारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है, वो आज 30 साल पहले मैंने क्या काम किया, कौन से प्लॉट में काम किया, कौन से प्लॉट में पानी दिया, कौन से प्लॉट में क्या हुआ, ये सब चीज का रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। तो एक चीज मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पे अभी कितना फार्म है ये टोटल? अभी अनार जो है, अभी जो हार्वेस्टिंग के लिए वो 10 एकड़ है। तो ये और जो दूसरा प्लॉट है वो 10 एकड़, अभी अगले साल उसको फ्रूट लेंगे। तो अभी ये कितने बाय कितने पे प्लांट है? ये 14 फीट रो टू रो डिस्टेंस है, और प्लांट टू प्लांट 10 फीट है। और ये कौन से महीने में प्लांटेशन करना चाहिए? प्लांटेशन एज तो साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन धूप काले में इसका बढ़ोतरी नहीं होता है, तो जनरली मार्च अप्रैल में अवॉइड करना चाहिए। जून के बाद कोई भी महीने में, फरवरी तक कभी भी लगा सकते हैं। कभी भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट जो हम लगाते हैं वो कितने साइज का लगाना चाहिए? नॉर्मली बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मिट्टी में ग्रो होने वाला प्लांट जो हम लगाते हैं 10-11 इंच का हाइट का प्लांट होता है। और एक प्लांट की कीमत क्या होती है लगभग? तो पहले तो हम लोग लेते थे एक प्लांट 25 रुपए में, और टिश्यू कल्चर का 35 रुपए से 45 रुपए तक था। और 1 एकड़ में कितने प्लांट्स बैठते हैं? 308 प्लांट बैठते, 14 बाय 8 में, 14 बाय 10 में 308 प्लांट बैठते हैं। 308। और मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने रखा है बहुत सारा, उसके ऊपर ये क्यों अभी ढक दिया है? ऑफ कोर्स अपना अनार जो है मार्केटिंग पर्पज के लिए है,
इसको अगर कलर वेरिएशन हुआ तो पैसा कम मिलता है। ये ढकने की वजह से एक सरीखा कलर आता है। दूसरा इधर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओले गिरे तो ओले से भी थोड़ा सा सेफ्टी मिलता है। हिल नेट है कि ये ओला वाला नेट है? नहीं नहीं, ये तो क्लॉथ है। हाँ, कपड़ा है नॉर्मल। ये नॉर्मल कपड़ा है। हाँ। ये 2 साल टिकता है, 2 सीजन इसका निकलता है। लगभग इसका कॉस्ट जो है एकड़ का 35,000 तक आता है। मतलब अभी सीजन में लगाने का, फिर निकाल के रखने का, फिर दोबारा लगाने का। तो एक नेट दो राउंड में यूज हो सकता है। मैंने बहुत सारे अनार के खेत देखे हमारे यहाँ पे। सांगली आटपाड़ी जो एरिया है, सांगोला एरिया है, वहाँ बहुत खेती होता है। लेकिन इतने सारे फल और इतना बढ़िया प्लानिंग मैंने आज तक नहीं देखा है। एक और चीज आपसे मैं यूनिवर्सल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे देश में जो है अनार की खेती कहाँ कहाँ हो सकती है? अभी तो ऑलमोस्ट सब जगह चली है। गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है वहाँ। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वैसा क्वालिटी किधर भी नहीं है। सुटेबल एटमॉस्फेयर जो महाराष्ट्र में, उतना सुटेबल राजस्थान या गुजरात या और कहीं इतना नहीं है। मतलब मेजर तो हमारे पास महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग कर्नाटक का पार्ट, इसमें ज्यादा अनार की खेती होती है जिसकी क्वालिटी बनती है। जब हम पहली बार इसका प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करने के बाद कौन से साल में इसका फल लेना चाहिए हमें? एटलीस्ट 2 साल रुकना चाहिए अगर अपने को अच्छा फल कंटिन्यू आगे चाहिए। बहुत सारे किसान 15 महीने में, 16 महीने में बाहर पकड़ लेते, वो बराबर नहीं है, वो गलत पद्धत है। पद्धत ये है कि 2 साल पौधा पूरा ग्रो करो। अभी आप देखेंगे कि जनरली हर किसान के यहाँ उसको स्टेजिंग करते हैं और उसको बांधते हैं डोरी से हर लेकिन हमारे यहाँ कोई स्टेजिंग नहीं है। नहीं, लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ स्टेजिंग इसके लिए नहीं है कि हमारा पौधा उतना स्ट्रांग हम बना लेते हैं। पहले बांस की जरूरत नहीं है, कोई बांस नहीं है, कोई सुतली नहीं है, कोई ऐसा टांगा हुआ नहीं। खाली 2 राउंड रस्सी का देते हैं, क्या वो ऐसा फैले। जैसे आम के पेड़ होता है वैसे पूरा ये पेड़ बन चुका है और उसमें पूरा का पूरा ये फल लगा। अभी क्या साइज है लगभग इसकी? अभी 250 ग्राम तक है। अच्छा। फिलहाल और ये हार्वेस्टिंग पे आता है तो कितना हो जाता है? डिपेंड्स, मतलब हार्वेस्टिंग अभी 1 महीना 1.25 महीना तो और साइज बढ़ेगी इसकी। तो एट ए टाइम हार्वेस्ट 300, 350, 400 ग्राम का फल एवरेज निकलेगा। तो एट ए टाइम हार्वेस्ट होता है धीरे धीरे? 2 राउंड होता है जनरली। 2 राउंड होता है। बहुत ही बढ़िया। और जब आपने बोला कि प्लांटेशन करने के बाद 2 साल रुकना चाहिए, तो 2 साल कंटिन्यू इस पे क्या ध्यान देना पड़ेगा हमें? या फर्टिगेशन हो या इरिगेशन हो या क्या करना चाहिए? सबसे मेन थिंग है इसको अपने लिमिट में वाटरिंग रखने का है ताकि वो पौधा स्ट्रांग बने। सादे इसमें एरिड जोन में आने वाला पौधा है, इसको कोई ज्यादा फर्टिगेशन ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमने ज्यादा फर्टिगेशन किया, ज्यादा फर्टिलाइजर दिया तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, पौधा स्ट्रांग नहीं बनेगा। हमको चाहिए कि पौधा पहला स्ट्रांग बने। स्ट्रांग यानी कि जो स्टम्प है वो अच्छी ताकत होनी चाहिए, उसको क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे ये अभी मजबूत दिख रहा है कि इसके ऊपर लोड सह रहा है। हाँ, ये लोड तो पूरा सह रहा है। हर जो यहाँ पे जो स्टिक है, ब्रांच है, हर ब्रांच में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है यहाँ पे। अच्छा फल है। बहुत ही अच्छा। तो 2 साल आप बोल रहे हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है? फर्टिलाइजर टू द रिक्वायरमेंट देने की जरूरत है। जैसे हमने नाइट्रोजन का यूज कम रखते हैं, फॉस्फोरस पोटेश की मात्रा मेनली फॉस्फोरस ज्यादा देते हैं शुरू में, और पोटेश की मात्रा उसको स्ट्रांग करने के लिए देते हैं। और ज्यादातर हमारा जो यूज है बायोलॉजिकल का है, क्योंकि हम खुद का ही एक जय बायोटेक करके हमारा यूनिट है, उसमें क्या-क्या बनता है? रिसर्च का काम होता है, जिसमें 2 PhD साइंटिस्ट काम करते हैं। उसका 12 महीना रिसर्च का काम चलता है। मतलब वहाँ पे बनता क्या है वो बताइए, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। जैसे मतलब अगर हमको फर्टिलाइजर के साथ सपोर्टिव सिस्टम बनता है, ये PSB, पी सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, या नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो है हवा से लेके पौधे को देता है, बराबर, उसको कोई खर्चा नहीं है। ऐसे सिंपल बातें हैं ये, लेकिन उसका यूज बहुत है। और सबसे ज्यादा मेन खतरनाक जो अनार में बात है वो न्यूमेटोड का है, जमीन के अंदर। तो उसके लिए अपन आगे जो बात आएंगे, मैं उधर ट्रेंच निकाला हुआ है, दिखाइए ना, तो आपको दिखाएंगे वहाँ। ये बात करते तो चलते। इसको जो ड्रिप सिस्टम इसके लिए किया है, इसको 3 लैटरल है। अच्छा। 3 सबमेन है, 3 वॉल अलग अलग है। एक बार में एक ही को पानी देते हैं, एक प्लॉट को। एक पौधे के 3 लाइन है, मतलब यहाँ 2 लाइन सब सरफेस से नीचे जमीन के अंदर। यहाँ पे एक लाइन ऊपर दिख रहा है, एक लाइन ऊपर दिख रहा है। पौधे से 3 फुट, पौधे के 3 फुट घेरे में किधर भी पानी नहीं है। अच्छा अच्छा। पौधे से 3 फुट इधर, 3 फुट उधर, 15 इंच नीचे जमीन में है। और ऊपर का लाइन है उसको 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, एक 2 लीटर का ड्रिपर है। सेंटर में 4 लीटर का ड्रिपर है। हेवी वाटरिंग गलत बात है।
अच्छा, जितना स्लो वाटर दे सकते हैं, कम वाटर में अच्छा माल आता है। ये बात है। और इसके साथ परेशानी भी कम हो जाती है, जो हमारा लॉसेस है बिकॉज ऑफ डायबैक एंड बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट। ओके, तो हम 2013 से सेकंड राउंड में अनार में आए हैं। 2013 से आज दिन तक कोई भी फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, जीरो बैक्टीरियल ब्लाइट। और जब हम 2 साल लगाते हैं, लगा देने के बाद जब हम फल वाला कटिंग लेते हैं तो साल में कितनी बार इसको फल ले सकते हैं? फल साल में एक ही बार, एक ही बार, क्योंकि टोटल 7 महीने का ड्यूरेशन है इसको पकने का। ये 7 महीने लगता है इसको बनने हाँ, में, जैसे अंगूर में 120 दिन में तैयार ये होता है। प्रूनिंग के बाद अगर हम वाटरिंग करते हैं तो पहला पानी से माल हार्वेस्ट होने तक 7 महीने जाते। अच्छा, 7 महीना कंटिन्यू इसको ध्यान देना, तो उसके बाद रेस्टिंग पीरियड होता है। उसके बाद रेस्टिंग पीरियड आता है। तो आपको क्या लगता है किसानों को कौन से महीने से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से महीने में हार्वेस्टिंग आना चाहिए? ये हर एक के निसर्ग के साइकिल को देखते हुए इसको 3 बार साल में अलग अलग टाइम में लेते हैं लोग। जैसे कि जैसा अभी ये अम्बे बहार का माल है, लेट अम्बे बहार, मतलब ये अभी अगस्त में मतलब आएगा फरवरी में हमने बाहर पकड़ा इसको, बराबर। और तो अगर सितंबर में माल आएगा। कोई नवंबर दिसंबर में पकड़ते तो जून में माल आ जाता है। अच्छा, और कोई लेट पकड़ते तो उसके बाद आता है। फिर आता है मृग बहार, जो जनरली जून महीना में मृग बहार आता है, लेकिन लेट मई से लेके जुलाई तक का जो पीरियड है वो मृग बहार में गिनते हैं। और उसके बाद सितंबर में जो बाहर पकड़ते हैं वो हस्त बहार में जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे किसानों ने जो है कुल्हाड़ी से जो है पूरा का पूरा खेत से जो है अनार निकाल दिया। उसकी वजह थी तेलिया या निमेटोड या बहुत सारे आपने डिजीज बताए, तो उसके लिए किसानों को क्या प्रिवेंटिव काम करना चाहिए या? यस, ऑफ कोर्स, ये जो भी काम करना है हमको प्रिवेंटिव ही करना पड़ता है जी। प्रिवेंटिव मतलब सबसे पहले ये बैक्टीरियल ब्लाइट है या डायबैक है। तो डायबैक क्या होता है, या आपने बताया तेला क्या होता है, ब्लाइट क्या होता है? बैक्टीरियल ब्लाइट मतलब तेलिया हो गया। अच्छा, ये बैक्टीरियल ब्लाइट टेक्निकल नेम है उसका डिसीज का। ओके, ठीक है। जिसमें वो अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया तो पूरा डैमेज वेस्ट होता है, लेकिन ये फास्ट बढ़ता है। और मतलब साइंटिफिकली तो लोग कहते हैं इसको हवा से भी आता है और इससे भी आता है, लेकिन इसमें मेरी मान्यता नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर हमारा पौधा स्ट्रांग है तो अपने आप कोई प्रॉब्लम कम होगा। जैसे अभी कोई घर में 10 आदमी है, बुखार एक को आया, इसका मतलब 10 के 10 को आया या 10 के 10 को दवाई देते, ऐसा नहीं कभी होता है। नहीं, करना ही नहीं। लेकिन हमको इधर अनार में तो सबको दवाई देते ना। फिर ये बात भी सही कही आपने। ये समझो हमने अगर एंटीबायोटिक लिया है बुखार के लिए तो आदमी वीक होता है ना। फिर उसको सपोर्टिव देना पड़ता है, उसको वापस रिकवर करें। सिमिलर है इसको अनार के लिए भी। अगर कोई ऐसा यूज किया है जिससे पौधा वीक होगा, पौधा तो बोल नहीं सकता है, तो उसमें जो पौधा वीक हो गया तो उसको स्ट्रांग करने के लिए भी कोशिश करना पड़ता है। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आप किस चीज की खेती कर रहे हो और अभी तक आपको वीडियो कैसे लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, मुझे ये बताइए कि किसान अनार की खेती में कैसे फायदे में आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि समस्या तो हमेशा फार्मिंग में तो है ही, शुरुआत से लेके अभी तक, लेकिन उनको मुनाफे में आना है, पैसा कमाना है, तो क्या प्लान करना चाहिए तो कमा सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा? अगर मेहनत अच्छी करी, क्वालिटी अच्छी, सबसे पहले तो आपका क्रॉप का क्वालिटी है। क्वालिटी अगर अच्छी तो अपने आप 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं। ओके, जैसा मतलब समझो अगर क्वालिटी है तो माल को दाम मिलता है, भाव मिलता है, भाव मिला तो पैसा मिलता है। अगर सेम सिमिलर काम किया, थोड़ा सा ढीला रह गया, अगर क्वालिटी ठीक नहीं आई तो अपने आप उसका दाम एकदम कम हो जाता है। अभी जो हम उधर बात किए थे कि एक पौधे के लाइन को 3 ड्रिप लाइन डाला हुआ है, 3 लाइन को 3 सबमेन अलग है, एक दिन में एक ही लैटरल को पानी देते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाऊंगा आपको। जरूर दिखाइए। और इसमें नई टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पे बाफना ये इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ जो इरिगेशन का सिस्टम है, ये पौधे से 3 फीट इधर और 3 फीट उधर। तो ये जो जमीन के अंदर पाइप है ये चौक नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता? नहीं, ये सब सरफेस के लिए नेटाफिम का अलग आता है, प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, जिसमें बाहर की मिट्टी अंदर नहीं जाती है। तो ये जो और ये जमीन के अंदर ही चलता है। तो ये ड्रिप का पाइप जो अंदर लगा हुआ है, ये अंदर कितने साल तक चलता है? अभी तो ये 2016 का प्लांटेशन है और 2024, 8 साल हो गए। 8 साल तो हो गया और अभी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो 3 फीट इधर और 3 फीट उधर और एक ऊपर से, तो इसका फायदा क्या होता है एक्चुअली? क्या है कि इसका मेजर प्रॉब्लम है न्यूमेटोड का।
बराबर। न्यूमेटोड जो बढ़ता है, हाँ। अगर आपका इरिगेशन एक जगह कंटिन्यू रहेगा हाँ, तो नमी रहेगी, बराबर। नमी रहेगी तो न्यूमेटोड बढ़ेगा। तो इसीलिए आप इस केस में क्या हो रहा है, सपोज आपका ये नली नीचे है, हाँ। इसको आज पानी दिया हाँ मंडे को, हाँ वेंसडे को देंगे ऊपर का, अच्छा ये वाला फिर चालू हाँ, करेंगे। फिर ओके उसके बाद एक दिन छोड़ के फ्राइडे के दिन उधर देंगे, ओके, ताकि रूट की ग्रोथ भी फिर अनइवन नहीं वापस बीच रहेगी। में संडे को आएगा, अच्छा ऐसे फिक्स रहता है पैटर्न। संडे के बाद फिर वापस आएगा इधर ट्यूसडे में। ओह मतलब अल्टरनेट डे वाटरिंग है, लेकिन एक ही लेटरल को है। आप जहाँ खड़े हैं उस जगह हफ्ते में एक बार पानी आता है, वो बीच अच्छा। में वाले को 4 दिन में एक बार आता है। इससे ग्रोथ अनइवन नहीं रहेगी एक सर की जैसे वापसा कंडीशन में ये पौधा हमेशा रहता है, और जड़ों की growth जिसकी अच्छी वजह रहती है। से न्यूमेटोड की ग्रोथ कम होती है। न्यूमेटोड इतना बढ़ नहीं सकता है। न्यूमेटोड को चाहिए हमेशा नमी, हाँ। नमी रहेगी तो ज्यादा बढ़ेगा। मतलब और ज्यादा ये चिखल टाइप अनार रहेगा का तो। जितना भी प्रॉब्लम, बैक्टीरियल ब्लाइट हो या डायबैक हो या हाँ। और कोई भी बीमारी है, हाँ। इसको 80% रोल है ये रूट का हेल्थ, वाटरिंग और का। रूट का हेल्थ को डैमेज करता है न्यूमेटोड। और न्यूमेटोड डैमेज करने से फिर उसमें से फ्यूजेरियम जाएगा, सिरेटोसिस्टिस जाएगा, और उसके बाद पौधा मरेगा। दोस्तों यहाँ का जो अभी हमने सेक्शन बताया ये निमेटोड का, आप इसको क्लिप में कट करके लोगों को भेज सकते हैं, क्योंकि निमेटोड का ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग खेती है जहाँ पे निमेटोड का प्रॉब्लम आता है, तो प्लीज वहाँ पे क्लिप कट ऑप्शन है, वहां से कट करके आप भेजिए, और या हर जगह पे आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इधर बाहर ही चलते हैं। मान लीजिए अभी अगस्त है, आपने फरवरी से इसको स्टार्ट किया, हाँ, बराबर है, पहले प्रूनिंग किया पूरा। हाँ, प्रूनिंग के पहले कुछ इथेरेल का इस्तेमाल करते हैं जो पत्तियां निकालने के लिए, Yes, तो करना थोड़ा सा पड़ता वो है। प्रोसेस हमें बताइए ना 6-7 महीने का। सपोज इस साल हमने मटेरियल ये हार्वेस्ट होगा सितंबर में, बराबर। तो हार्वेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पौधे को रेस्ट में छोड़ने के पहले इसको फर्टिगेशन और का जो टूटा फूटा ब्रांच है उसको निकालने का काम करते हैं। वो निकालने के बाद इसको, अगर जो वाटरिंग समझो हमने बोला कि 2 घंटा देते, 2 घंटे को 1.5 घंटा करते, 1.5 घंटे से 1 घंटा करते, ड्यूरेशन बढ़ाते। अगर हम अल्टरनेट डे दे रहे तो 2 दिन छोड़ के 1 दिन ऐसा करते, फिर 3 दिन छोड़ के 1 दिन करते, ऐसा करते स्लोली इसको पानी कम करते। और इथरेल जो है हम लोग 0.5 ml पर लीटर यूज करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते बताइए? और ये डिफोलिएट करने के लिए। यानी कि पौधे को डोरमेंसी स्टेज में। इसके जो लीफ है, इसमें जो मटेरियल स्टोर है वो केन में वापस जाना चाहिए, पौधे में रिटर्न जाना चाहिए, और इसको डिफोलिएशन करके नया पत्ती आएगा, उसमें फ्रूटिंग आएगा। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग को पहले हार्वेस्ट होने के बाद इसको मेंटेन करने का है, पौधे को मतलब टूटा फूटा निकालने का, या ज्यादा गर्दी है उसको कम करने का। उस टाइम पे हम क्या उसको गोबर का सनलाइट अच्छी मिले ताकि इसका नेक्स्ट ये निकाल देते फिर? ये तो हार्वेस्टिंग के टाइम में निकाल देते इसको। अच्छा। हार्वेस्टिंग के पहले निकाल के हार्वेस्टिंग कर दे। ओके। और उस टाइम पे आप क्या गोबर का खाद या कोई यूरिया, हाँ, डीएपी क्या डालते हैं क्या? ये साल में एक बार हम डालते हैं। ये 2 पौधे के बीच में ऐसा बड़ा ट्रेंच निकाल के इसमें गोबर खाद और बाकी न्यूट्रिएंट ये सब डाल के इसको ढक लेते हैं। ये बिफोर नेक्स्ट ईयर प्लानिंग, मतलब हमने अगले साल फरवरी में बाहर पकड़ना है, तो जनवरी फर्स्ट वीक में हम ये काम कर लेंगे। और जब कटिंग हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या स्प्रे लेने पड़ते हैं, क्या प्लानिंग करना पड़ता है 6-7 महीने का, या ज्यादा लोड वाला काम है या इजी वाला है? ऐसा नहीं है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हवामान देख के हमको डिसाइड करना है क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक्सपीरियंस वाली बात है, थोड़ा सा रिसर्च का भी अपना फॉलो अप करने का है। तो अभी तो इतनी बारिश हो रही है, मान ली इसके ऊपर इतना पानी जम रहा है, तो इस पे क्या ब्लाइट या धब्बे नहीं आते हैं? इसके लिए अगर अभी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए तो हमको कभी डर नहीं लगा, वी आर सेफ। हमने 2013 से आज दिन तक एक भी फल बैक्टीरियल ब्लाइट का देखा नहीं। मतलब इनफैक्ट जो फार्मर आते हैं विजिट को, उनको बोलते हैं एक फल झाड़ के ऊपर दिखाओ और 1000 रुपया लो। वो उसको 1000 के चक्कर में हर पौधा ठीक से देखेगा, आके रिपोर्ट करेगा, हमको बैठे बैठे उसका काम हो जाएगा। रिजल्ट मिल जाएगा आपको बैठे बैठे ढूंढेगा तो हम खुद कितना घूमेंगे। हाँ, अगर 100 आदमी घूमेंगे तो 100 की नजर 200 आके दिखेगी उसको। तो अनार जो है आप जब कटिंग करते हैं तो सीधा यहाँ से जो स्प्राउटिंग होता है, तो स्प्राउटिंग से सीधा बाहर निकलता है फूल, बराबर है? स्प्राउटिंग के बाद में जो चौकी होती है, मतलब शुरू में हमको स्लो वाटरिंग देते हैं। एक बार पानी भर दिया,
फूटने के लिए। बराबर। उसके बाद 5-6 दिन का गैप देके स्लो वाटर देते हैं हम्म। ताकि हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ में ना जाए, और जो चौकी निकलती है उसमें से कली निकलती चौकी है, यानी कि फूल टाइप। चार पत्ते का एक चौकी काड़ी के ऊपर निकलता है, बराबर। और उसमें से फिर फूल निकलता है और उसका फल बनता है। तो इसमें मेल फीमेल फ्लावर रहते हैं या फिर हाँ, मेल फीमेल दोनों रहते हैं। फिर ये सेटिंग के टाइम में हम मधुमक्खी का यूज करते हैं। पॉलिनेशन की जरूरत है? पॉलिनेशन नेचुरली भी होता है, हम्म। लेकिन अच्छा पॉलिनेशन होने के लिए मधुमक्खी का सपोर्ट हमेशा अच्छा है। और इसमें फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड क्या स्प्रे करने पड़ते हैं? हाँ, ये तो नीड बेस होता है। जब से समझो अभी बारिश है तो फंगीसाइड का यूज करना पड़ेगा, या ह्यूमिड क्लाइमेट है या ड्यू है तो उस टाइम में भी फंगीसाइड का यूज होता है। फिर इंसेक्ट पर्पज के लिए जब चौकी निकलता है, कली है, तो उसको अगर इंसेक्ट डैमेज किया तो फल का तो क्वालिटी कुछ नहीं आएगा। शेड्यूल रहता है या जरूरत के अनुसार? नहीं, शेड्यूल तो जस्ट टू रिमाइंड, शेड्यूल से फॉलो कभी नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, मैं करता हूँ, मेरे रोज की चक्कर होती है, देख के इसका डिसाइड करता हूँ। लेकिन कभी कभी हम आदमी है, भूल हो सकती है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए शेड्यूल को हम रिफर करते रहते हैं कि क्या हुआ था और क्या हुआ था। हर रोज का लिखा हुआ है। मेरे खुद के पास 10 साल की डायरी मेरे साथ में रहती है। आगे पीछे 2 साल पहले क्या किया, 4 साल पहले क्या किया, आज क्या किया, क्या अच्छा था। अगर सीजन होने के बाद उसका रिमार्क भी आएगा, है आपके पास। रिमार्क भी आएगा कि ये प्रॉब्लम थे जिसको हमने ओवरलुक किया, इसको अभी ध्यान रखना है। आपके ये अनार जो है देश में और देश के बाहर भी जाते हैं क्या? हाँ, ये जो अनार का हमारा ये अम्बे बाहर का है। हाँ। इसको मिडिल ईस्ट और इसका ही मार्केट ज्यादा है। यूरोप में इसका मार्केट नहीं आता उस पीरियड में। मिडिल ईस्ट में जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमने हस्तबार या ब्रुकबार लिया तो उसको हम यूरोप में भी एक्सपोर्ट तो करते हैं। एक्सपोर्ट करते लेकिन हैं? फिर भी हमारा ग्रेप का एक्सपोर्ट का काम होने की वजह से हमारा क्यूरियोसिटी रहता है। हम हर साल टेस्ट करते हैं और हमारा माल रेसिड्यू फ्री होता है। हाँ, रेसिड्यू फ्री होता है। ये रेसिड्यू फ्री होता है, इसमें केमिकल काउंट निकल जाता है पूरा। निकल जाता है। वो निकलने के लिए हमारे पास खुद का टेक्नोलॉजी है। जय बायोटेक के माध्यम से हम लोग उसको बायोलॉजिकल का स्प्रे करते हैं। जो हमने छिड़काव किया उसको डिग्रेड करने का सिस्टम है। ये बात है। और इसके लिए हमारे पास अंगूर जो है ईयर 2000 से हम एक्सपोर्ट करते हैं। 24 साल हो गया। 24 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंगूर? 24 साल से कर रहे हैं। 24 साल में एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ आज दिन तक। सारा अंगूर 24 साल में 23 प्लॉट का हर साल टेस्टिंग होता है और 23 के 23 सैंपल पास होते हैं। एक भी कभी फेल नहीं होता है। रीटेस्ट भी नहीं करना पड़ता है। ये हमको पहले ही मालूम है इसमें क्या निकलने वाला है, कितना निकलने वाला है। तो 10 एकड़ में जो है टोटल कितना अनार निकलता है? 10 एकड़ में करीबन 120-130 टन तक जाता है टोटल। और 120 टन अगर हम क्या एवरेज भाव आपको मिलता है हर साल का, थोड़ा बता हर सकते साल हैं? रेट तो कम जास्ती होता है। प्रति एकड़ का कैलकुलेशन बता दीजिए, ज्यादा 10 एकड़ का छोड़िए। अभी समझ लीजिए कि 10 टन माल मिला, 125 रुपए किलो गया तो 12.5 लाख रुपए का माल हो गया। और खर्चा 3 लाख रुपए खर्चा किया तो भी, मतलब 3 लाख रुपए खर्चा अगर होगा तो ये ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ तो क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर है, आदमी बाहर के है, आदमी का एफिशिएंसी पहले जैसा रहा नहीं है। अगर हमको 8 तास का आदमी काम करता है तो 3 तास भी में नहीं मिलता है। 125 रुपए ये आप जो बोल रहे हैं अभी, ये जगह से 100 ग्राम जगह से जा रहे हैं। 125 रुपए किलो। मान ली किसी से 60 रुपए गया, 70 रुपए गया, तो एक 4 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए, मतलब 1 एकड़ में जो है कम से कम 5-6 लाख रुपए तो आसानी से एक घर चला सकता है। 7-8 टन माल भी यील्ड आया, किसी का अच्छा काम नहीं है, कम काम है, 7-8 टन यील्ड आया, 80 रुपए भी किलो गया, तो भी आप उसको 2-3 लाख रुपए साल का आराम से मिल सकता है। दोस्तों, हम इतने बारिश में आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। पूरे देश के हर एक किसान तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में खेती होती है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर, आपको क्या लगता है कि अनार की खेती का भविष्य क्या है? कोई बुरा तो है ही नहीं, अच्छा ही है। एक लाइन में आपने बहुत सही जवाब दिया। और देखिए सर, ये हर चीज को है ना, पैसा कितना मिलने का है वो तो तकदीर के ऊपर है। अच्छा। उस आदमी के मेहनत के ऊपर है और बाद में मार्केट के रेट के ऊपर है। एग्रीकल्चर एक ही सेक्टर ऐसा है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, सेल कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं। पिछले 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, बुरा तो 100% नहीं है। वही मैं क्वेश्चन अभी पूछने वाला था कि 30 साल का आपको अनुभव है, क्या लगता है, मतलब कितने अप्स एंड डाउन्स हुए आपकी खेती में? अभी शुरू में नॉलेज कम था तो लॉस ही लॉस था। और उसके बाद मैंने तो आपको बताया स्टोरी हमारा कि शुरू में हमको इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं था, हमने खुद सीखे, खुद करे, तब हुआ। हमने रेडीमेड नॉलेज लेने की कोशिश की, उसमें फायदा नहीं हुआ, उसमें तो लॉस हुआ। आपका कहना यह है कि किसान को खुद से सीखना चाहिए? कोई भी काम करो, कोई भी खेती छोड़ के और भी कोई काम करना है तो खुद को तो आना ही चाहिए।
खुद ने काम करना चाहिए। काम भले आदमी करे, लेकिन वो काम क्या है, इसका फायदा क्या है, इससे क्या होता है, इसका खर्चा कितना कर रहे हैं, हर चीज का नॉलेज चाहिए। भी मेनली तो बचेगा। यही चीज है कि इसको कंट्रोल में रहना चाहिए। खाली मेरे को यील्ड चाहिए, इसके लिए क्लोज प्लांटेशन किया या हमने ज्यादा वाटरिंग किया, ज्यादा फर्टिलाइजर दिया, उससे कोई यील्ड बढ़ता नहीं है। टेक्निकली नॉलेज इसमें गेन करना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल काम करना चाहिए, राइट, तब एकदम जाके फार्मिंग अच्छा हो सकता है अनार की खेती का। और वही एकदम। अंगूर की खेती का है, वही आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, उसमें भी वही हाल है। हर चीज का वैसे ही है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय दिया और इतना अच्छा नॉलेज दिया कि ये मान लीजिए 50 साल का एक्सपीरियंस मुझे अभी 10 मिनट में मिल गया 30 साल का एक्सपीरियंस। और दोस्तों, हम ऐसे ही पूरे देश में घूम के जो है अलग अलग किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग किसानों के एक्सपीरियंसेस और जो उन्होंने एक लंबे समय से काम किया है खेती में और उनके अनुभव आपके सामने हम साझा करते हैं। और कमेंट करके जाइएगा कि ओवरऑल सर जी के साथ हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।